कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन के वादे पर घमासान तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इस वायदे पर निशाना साधा और कहा कि जय बजरंग बली बोलने वालों से कांग्रेस को तकलीफ होती है। बजरंग दल की पीएफआई से तुलना ने बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पर हमले का एक बड़ा मौका दे दिया है। बजरंग दल पर बैन के कांग्रेसी वादे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस ने बजरंग बली को ताले में बंद करने का फैसला किया है। जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। कांग्रेस के खिलाफ कर्नाटक में बजरंग दल का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। चिकमंगलुरु में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के विरोध में पोस्टर लगाए हैं, जिन पर लिखा हुआ है कि कोई भी कांग्रेसी उम्मीदवार उनके घर पर वोट मांगने आने की कोशिश न करे। अगर वो जबरन अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उन पर कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बेंगलुरु में विशाल रोड शो किया और इस मौके पर जी न्यूज ने अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अमित शाह ने कई मुद्दों पर कांग्रेस का घेराव किया और बीजेपी की जीत का दावा किया। एक रिपोर्ट पर नजर। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भरोसा जताया कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस के वादे पर भी अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने सालों तक भगवान राम को ताले में बंद रखा और अब उनको बजरंग बली के नाम से भी परहेज है। रोड शो के दौरान जी न्यूज से बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण को संविधान विरोधी बताया। संविधान विरोधी बात है। धर्म के आधार पर संविधान का, हमारे आरक्षण का हमारे संविधान में कोई जगह ही नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो के दौरान उमड़े जनसैलाब को देखते हुए कहा, इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50% सीटों से 15 सीटें ज्यादा जीतेगी। प्रियंका गांधी भी इन दिनों कर्नाटक में कांग्रेस का प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। बेंगलुरु में रोड शो करते हुए प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल किए। कहा कि पीएम मोदी मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेंगलुरु में रोड शो किया। मौके पर जी न्यूज के सवाल पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए सवाल पूछे। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी जनता के मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 3.5 साल में कितने रोजगार दिए, कितनी महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार क्यों इतना फैला है, इस पर बात क्यों नहीं करते। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, वो जनता के इश्यूज के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। कितने रोजगार बनाए उन्होंने 3.5 सालों में, कितनी महंगाई बढ़ गई है, इसकी बात क्यों नहीं करते। प्रियंका गांधी को उम्मीद है कि इस बार कर्नाटक में बदलाव जरूर आएगा। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को चुनाव होना है। एक चरण में होने वाले इस मतदान के नतीजे 13 मई को सामने आएंगे। बेंगलुरु में ये रोड शो था। रोड शो के दौरान उन्होंने भाषण भी दिया। उसके एंडिंग में सरकार पर तमाम सवाल भी खड़े किए कि आगे 3-4 साल में ये सरकार ने क्या किया, और सवाल एक ही था, उसी सवाल का जवाब उन्होंने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से कर्नाटक में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और मंगलवार को पीएम मोदी ने कलबुर्गी में रोड शो से पहले कुछ बच्चों से मुलाकात की। बच्चों से पीएम ने क्या क्या सवाल किए, क्या पूछा, हम दिखाते हैं आपको 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में व्यस्त पीएम मोदी का मंगलवार को अलग अंदाज देखने को मिला। कलबुर्गी जिले में पीएम मोदी कुछ बच्चों से मिले और उनसे मस्ती की। पीएम मोदी ने बच्चों से पूछा कि वो पढ़कर क्या बनेंगे। तुम क्या पढ़ के क्या बनोगे, क्या बनना है, पढ़ोगे, पढ़ के क्या बनना है, कुछ बनना नहीं है। तुम्हें क्या बनना है, पुलिस, वाह। तुम क्या बनोगे, डॉक्टर। डॉक्टर, तुम्हारा का सिक्योरिटी। अच्छा।
प्रधानमंत्री ने बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मन नहीं करता है। पीएम बनने का मन नहीं करता है सर, आपके जैसा बनने का मन है? सर, चाय वाले हैं। एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर चुके शरद पवार इस्तीफा वापस लेंगे या नहीं, इस पर 2 से 3 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। भतीजे अजीत पवार का कहना है कि उन्होंने फैसले पर विचार के लिए 2 से 3 दिन मांगा है। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा करके महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने जिस पार्टी को 24 साल पहले बनाई थी, उसके अध्यक्ष पद छोड़ने के ऐलान के बाद अब एनसीपी कार्यकर्ताओं की नजरें उनके अगले कदम पर है। अजीत पवार का कहना है कि शरद पवार ने अपने फैसले पर विचार के लिए 2 से 3 दिन का वक्त मांगा है। आपकी जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव पर फैसले के लिए एक समिति की सिफारिश की है, जिसमें अजीत पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, जयंत पाटिल, छगन भुजबल के नाम शामिल हैं। लेकिन एनसीपी के सभी नेता उनका इस्तीफा मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने उनके दृष्टिकोण से देखा, उम्र के हिसाब से उन्होंने ये फैसला लिया है। लेकिन शरद पवार साहब जब तक इस दुनिया में है तब तक के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। श्रीनगर में होने जा रहे G20 सम्मेलन को देखते हुए कश्मीर घाटी में सतर्कता बढ़ा दी गई है। खासतौर पर इन बैठकों की सुरक्षा के लिए मार्कोस और एनएसजी कमांडोज को तैनात किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासतौर पर इन बैठकों की सुरक्षा के लिए समुद्री कमांडो मार्कोस और एनएसजी कमांडो को खास तौर पर तैनात किया जाएगा। मंगलवार को एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में पुलिस, खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक में G20 शिखर सम्मेलन की पुख्ता सुरक्षा को लेकर मंथन किया गया। एडीजीपी ने सभी जिलों के एसएसपी को आतंकियों की मददगारों की धरपकड़ तेज करने के लिए कहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जिसका जवाब दिया जाएगा। पिछले 70 साल बहुत प्रोपेगेंडा किया गया जम्मू कश्मीर के बारे में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। आतंकी साजिश की कमर तोड़ने के लिए एनआईए ने जम्मू कश्मीर में मंगलवार को 12 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई भी की, जिसमें कुलगाम, बडगाम, अनंतनाग में की गई छापेमारी भी शामिल है। माफिया अतीक के गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है जिसके आज भी कई गवाह मौजूद हैं। ऐसा है एक गवाह सीताराम शुक्ला, जिन्होंने अतीक के यहां 15 साल नौकरी की। प्रयागराज में सालों तक खौफ का चेहरा रहा माफिया अतीक अहमद अब मिट्टी में मिल चुका है। अतीक के खात्मे के साथ ही उसका बनाया साम्राज्य भी अब ढहता जा रहा है। इस बीच अतीक के कई राजदार सामने आ रहे हैं। उन्हीं में से एक है सीताराम शुक्ला, जो कि अतीक के 15 साल अकाउंटेंट रहे। अतीक इन पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, इसलिए काम छोड़ने के बाद भी वो अतीक के बुलावे पर पहुंच जाते थे। संकोच बस या यूं कह लीजिए कि डर बस हमें जाना पड़ता था और हम जाते थे। आपके मन में डर था, उसके बावजूद जाने से उनका माने हमारी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके आदेश का पालन न करूं। सीताराम शुक्ला ने बताया कि अतीक ने कैसे प्रयागराज में जमीन के कारोबार में अपनी पैठ बढ़ाई। उनके बिरादरी लोगों का ही जमीन था और उसकी कीमत बढ़ जाने से उसको जमीन ले करके वो बेचते थे। सीताराम शुक्ला के मुताबिक शाइस्ता ही अतीक के पैसों की देखरेख किया करती थी। अतीक के राजदार ने शाइस्ता से रिश्ते पर एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि शाइस्ता से शादी से पहले अतीक किसी और से बेपनाह मोहब्बत करता था। दिल्ली के जंतर मंतर पर रेस्टर्स का धरना जारी है और जिस फेडरेशन चीफ को हटाने के लिए रेस्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने अब विरोध पर सवाल उठा दिया। रेसलिंग फेडरेशन के चीफ बृजभूषण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए कहा है कि रेसलर्स का धरना उन लोगों का मंच बनाया गया है जो कई साल से पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि अब रेसलर्स का विरोध पीएम मोदी का विरोध हो चुका है। ये विरोध अब उससे आगे बढ़ गया है। अब ये सरकार का विरोध है, मोदी जी का विरोध है और जितने ऐसे लोग हैं जो कई वर्षों से मोदी जी को
घेरने का प्रयास कर रहे हैं, उनका ये मंच बन गया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में खाप पंचायतों को बुलाने पर भी बृजभूषण सिंह ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सिर्फ एक अखाड़ा और एक परिवार ही विरोध कर रहा है। एक अखाड़ा और एक परिवार। पहले 7 ओलंपियन धरने पर बैठे थे, अब 3 बैठे हैं। 7 या 9 बैठे थे, अब 3 बैठे हैं। पहलवान इनके सपोर्ट में आ नहीं रहे हैं। अब इन्होंने खाप पंचायत को आमंत्रित किया। खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है। केदारनाथ सहित सभी धाम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा को आज के लिए रोक दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने अपने एक बयान में कहा है कि केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी और ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर 4 धाम यात्रा को आज के लिए रोक दिया गया है। केदारनाथ धाम के लिए नया रजिस्ट्रेशन पंजीकरण आज के लिए रोका गया है। 4 मई से नए रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी यात्रियों से रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि कल दिनांक 3 मई को जो यात्रा होने वाली है उसको स्थगित किया गया है। वहीं मंगलवार को केदारनाथ धाम में तैनात एसडीआरएफ ने तीर्थ यात्री आकाश सिंह की ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद मदद की और उनकी जान बचाई। एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें 2 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ स्ट्रेचर पर नीचे उतारा। रास्ते में ऑक्सीजन का पोर्टेबल सिलेंडर खत्म हो गया। एसडीआरएफ कांस्टेबल हिमांशु नेगी 400 मीटर की दूरी से एक और ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए पहुंचे और हेलीकॉप्टर से अस्पताल के लिए रवाना होने से पहले तीर्थ यात्रियों को मुहैया कराया। देश की बड़ी एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट जो है वो दिवालिया होने की कगार पर आ गई है। हालत ये हो गई है कि आज से 3 दिन तक गो फर्स्ट की सभी फ्लाइट्स कैंसिल। दिवालिया होने के कगार पर खड़ी गो फर्स्ट एयरलाइन के यात्री मुश्किल में फंस गए हैं। कंपनी के पास अपने प्लेन में तेल भराने तक के भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में 3 दिन तक उसकी कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। कंपनी का कहना है कि उसके बेड़े के आधे से ज्यादा प्लेन ग्राउंडेड है, जिसकी वजह से उसका कैश फ्लो गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। गो फर्स्ट ने इंजनों की आपूर्ति न करने पर अमेरिकी अदालत में भी विमान इंजन निर्माता कंपनी के खिलाफ एक इमरजेंसी याचिका दायर की है। एयरलाइंस ने दावा किया कि अगर इंजनों की जल्द आपूर्ति नहीं की गई तो वो दिवालिया हो जाएगी। एयरलाइंस का कहना है कि मौजूदा हालात में कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं रह गई है, लिहाजा एनसीएलटी के समक्ष अर्जी दाखिल की गई है। उड़ानें निलंबित रखने के फैसले को लेकर गो फर्स्ट को डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसका 24 घंटे में जवाब देना है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि इंजन आपूर्ति से फ्लाइट्स ऑपरेशनों में दिक्कत की वजह से गो फर्स्ट की वित्तीय स्थिति को झटका लगना दुर्भाग्यपूर्ण है।